आज का दिन बनारस के कई हिस्सों में बीता। वे लोग जिनका पेट भरा हुआ होता है और यहाँ वहाँ से पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं, अनैतिक या नैतिक रूप से अपनी जेबें अकाउंट भरे होते हैं, उनके लिए बनारस धर्म की नगरी है, बहुत प्राचीन नगरी है। लेकिन क्या कभी रिक्शे वाले से या कभी किसी मजबूर अस्पताल में बिलखती माँ, अस्पतालों के कुचक्र में फंसे हुए माँ बाप, परिजन, उनसे पूछा जाए कि ये धर्म की नगरी है या ये प्रधानमंत्री का शहर है, यहाँ कौन सी सुविधाएं आप पा जाते हैं? रातों को बनारस की इस धर्म की नगरी की रातों को कई गाड़ियाँ इस अस्पताल के उस अस्पताल में दौड़ती हैं। उनका कोई मसीहा नहीं होता है, उनका कोई देवता नहीं होता है, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मेयर कोई नहीं होता। सिर्फ वो एम्बुलेंस के द्वारा लूटे जाते हैं, दलालों के द्वारा एक रैकेट में फंस करके इस उम्मीद में कि वो बचा लिए जाएंगे, उनका बीमार व्यक्ति बचा लिया जाएगा, वो दौड़ते हैं। आज बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड में कुछ देर 3 घंटे रहने की कुछ व्यवस्था थी, रहा। स्थिति बहुत ही विकृत थी, बहुत ज़्यादा विकृत थी। एक व्यक्ति आता है अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए, कहता है कि डॉक्टर साहब, इसने एक का सिक्का निगल लिया है और आप उसको निकाल दीजिए। डॉक्टर रिलैक्स्ड है, आराम से पूछता है पर्ची कटाए हो? वो कहता है कि डॉक्टर साहब पर्ची नहीं कटाए हैं, लेकिन आप इसका सिक्का निकाल दीजिए। ये एकदम बेचैन है। बोले यार जाओ पहले पर्ची कटाओ। अब वो जा रहा है, बच्चे को वहाँ छोड़ करके, पैसा लाया है नहीं लाया है, वहाँ से 50 मीटर दूर, काफ़ी दूर, वहाँ पे जो है जा कर के पर्ची कटा रहा है। वहाँ वो 100 का नोट निकाल के दे रहा है, वहाँ चेंज नहीं है, वापस वो लौट आ रहा है। फिर कैसे कैसे पर्ची कटा के आता है। वो भेजते हैं कि ऊपर चले जाओ, ये बच्चा है तो इसका पीडिया डिपार्टमेंट ऊपर है। अब वो ऊपर आता है, मैडम से पूछता है कि मैडम, डॉक्टर जो वहाँ सीनियर रेजिडेंट बैठी होती हैं, कि इसने सिक्का निकल लिया है और इसको निकाल दीजिए, नीचे से उन्होंने ऊपर भेजा है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ईएनटी का केस है, आप ईएनटी में जाइए, नाक कान गला विभाग में जाइए। वो कह रहा है लेकिन आज संडे है, वो विभाग तो बंद है। मैडम कहती हैं तो हम क्या करें, जाइए नीचे और वो लोग फ़ोन करेंगे तब वो आएगा। यहाँ देश की हकीकत है, समाज का अंतिम व्यक्ति जिस तरह से कुचक्र में फंसा है, सत्ता अपने जबड़े में फंसा के अट्टहास करती है। ये तो सिर्फ 1 मिनट का उदाहरण था, ऐसा हर मिनट हर अस्पताल में इस तरह की दुर्दशा है। कुछ अस्पताल तो इतने भयानक हैं। आज मेरे सामने एक बच्चे की मौत हुई, डॉक्टर के दिखाने के लिए लोग लाए, वहाँ से फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए एक जगह, वहाँ पे डॉक्टर बच्चे को, उसकी माँ और 2-3 लोग और लग ले आए। मुझे लगता है काफ़ी बुरी हालत में था। डॉक्टर की बेड पे रखते ही बगल में जिस पे डॉक्टर देखता है, उस पे बच्चे ने डेथ किया और सुसु कर दिया और वो लोग बिलखते हुए बाहर निकले। बच्चे का वो चेहरा, परिजनों का वो विलाप मुझे नहीं कहने दे रहा है कि बनारस धर्म की नगरी है और यहाँ के देवता सबका ख्याल रखते हैं, या बनारस प्रधानमंत्री का शहर है, या यहाँ पे सड़कें जो चमचमाती हुई हैं वो विकास का द्योतक है। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एक घटना है। बच्चों का यहाँ पे लगातार ख़त्म होते जाना, यहाँ लगातार अस्पतालों के कुचक्र में लोगों की मौत होते जाना कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये हर पल घट रही है, सिर्फ देखने की बात है। हमको लगता है कि हम ठीक हैं तो बाकी ज़माने में सब ठीक है। बहुत बुरा हाल है। सड़क से विकास नहीं तय होता है, विकास तय होता है आपके हेल्थ सिस्टम से और पढ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर से, हेल्थ और एजुकेशन से, और दोनों परम दुर्दशा में है। सरकार तो हार चुकी है, सरकार तो अब कोई उसके बारे में बात करना बेकार है। सब जानता है कि सरकार क्या क्या कर रही है। बाकी रही बात स्वास्थ्य की, तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और सब एक सरकारी तंत्र, वो कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़ वाली कहानी की हालत हो गई है कि जामुन का पेड़ गिरा उसके ऊपर, वो कह रहा है उठा दो, वो कह रहा नहीं ये सरकारी पेड़ है, फाइल जाएगी, फाइल दिल्ली जाती है आती है, तब तक वो ख़त्म हो चुका है। खैर इस चैप्टर को एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है क्योंकि ये सत्ता का विरोध करती है। फ़िलहाल हम लौटते हैं इस पर कि आखिरकार सरकारी अस्पताल इतने जर्जर हैं और इतने केयरलेस हैं
चाहे वो कबीर चौरा हो, चाहे वो सर सुंदर लाल हॉस्पिटल हो, कि लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। और भयानक भयानक भयानक, सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, उसको आप महसूस कीजिए, भयानक दलाली है। पूरा रैकेट फैला है इधर बिहार में, सासाराम से लेकर के इधर पूरा जौनपुर और बलिया, इधर मुंगेर और आपका आजमगढ़, मऊ, ये गाजीपुर, इधर औरंगाबाद, भभुआ, आरा, पूरा दलालों का रैकेट फैला हुआ है। जब बलिया बिहार के कई लोग चलते हैं तो दलाल सब कहते हैं ज़मीन का पेपर भी ले लो। और कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जहां मरीज़ मर रहा होता है और डॉक्टर और दलाल और मैनेजमेंट के लोग वहां बैठ कर के झगड़ा कर रहे होते हैं अपनी दलाली के लिए, और ज़मीनें भी गिरवी रख लेते हैं। और साथ में सबको पता है कौन डॉक्टर किस कंपनी का एजेंट है और कितनी लाख टेबलेट बेच देने के बाद उसको मर्सिडीज़ मिलती है और कार मिलती है। ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव घूमते हैं, ये सब घूम घूम के कार बांटते हैं और पुरस्कार बांटते हैं डॉक्टरों को उनकी दवाइयाँ चलाने पर। तो बुरा हाल है। सरकार का तो कोई नाम लेना अब घृणा हो गई है। मुझे किसी पर्टिकुलर दल से नहीं मतलब है, दलगत राजनीति में मेरा कोई रुचि नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो सब जगह वही है। तो किसी पार्टी का वो हद बेहुदा है, क्योंकि वो पता नहीं इतनी मौतों को देखने के बाद भी और कोरोना में इतनी बेहूदगी झेलने के बाद भी कोई व्यक्ति कैसे बात कर सकता है। पॉलिटिशियन इतनी बेशर्मी से फिर वो बिना सिर पैर की बात करते हैं, आंकड़ों की बात नहीं करते। तुम उस देश में रह रहे हो जहाँ लोग 80 करोड़ लोग अनाज के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं। तुम उस देश में रह रहे हो जहाँ 3000 बच्चे प्रतिदिन मर रहे हैं कुपोषण से और बीमारियों से। ये तो कम आंकड़े हैं, लेकिन क्या किया जाए, बेशर्मी है। विभिन्न मुद्दों पे जनता को भरमाए रखो, बीन बजाते रहो, नागिन नाचेगी और लोग आपस में बटे हुए हैं। तो खैर कर क्या सकते हैं हम लोग। बीच में मेरा मन हो रहा था मैं यहीं से एमएलए का चुनाव लड़ जाऊं, लेकिन क्या कर लोगे। मैंने तय किया कि मैं लड़ूं चुनाव और फिर बोलूं कि मुझको वोट सिर्फ वही लोग दें जिनका जातिगत और धार्मिक सिस्टम में कोई भरोसा नहीं है, वो सिर्फ मानव हों, फलां ढिका जाति के न हों, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बच्चों की फ़ौज जिन्होंने ना खड़ी कर रखी हो, जिनके पास इतनी तमीज़ हो कि हम कम से कम बच्चे पैदा करें। तो ये 2 तरह के वोट दें। ज़ाहिर है मेरी ज़मानत जब्त होगी, लेकिन हार जाना बेहतर है सही मुद्दे पे, बजाय जीत करके भ्रष्टाचार फैलाना और अपनी वर्चस्व लेकर के 20 गाड़ियों में घूमना और प्रदूषण फैलाना। पूरे शहर की हालत नारकी है। पूरा शहर माफियाओं के कब्जे में पड़ा हुआ है, पूरा शहर ज़मीन के दलालों के कब्जे में पड़ा हुआ है, पूरा शहर अस्पतालों के शिकंजे में पड़ा हुआ है, पूरा शहर स्कूलों के भयानक भयानक तंत्र में फंसा हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे से उनको मतलब नहीं है। कौन सा करियर बना रहे हो तुम। हर साल देश में 50 लाख बच्चे 12 पास कर रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, सर्टिफिकेट की पुड़िया बांट रहे हो कि ज्ञान की पुड़िया बांट रहे हो। लेकिन आज उस बच्चे की मौत ने मेरे सामने बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान हूँ। क्या कर सकते हैं। अब मैं पहले की तरह खुश नहीं हो पाता। मेरी आंखों में कई सारे ऐसे दृश्य घूमते हैं। लगता है दुनिया इतनी कुरूप होती है या हमने बनाई है। ज्योतिषियों की फ़ौज और बाबाओं की फ़ौज और देवताओं की फ़ौज कुछ नहीं कर पाती, और आदमी निरीह होकर के कुत्तों की मौत मरता है। ऊपर से नरेशन ये कि ये फलां की नगरी है, ढिका की नगरी है, ये इनका शहर है, ये क्योटो है, ये फलां है, ये ढिका है, फुलाते रहते हैं और मूर्ख जनता इनके बीन पे नाचती रहती है। सबसे अच्छा फॉर्म है जनता को शिक्षित करना। व्यक्ति जाने कि ये जो पॉलिटिशियन बोल रहा है इसकी हकीकत क्या है, ये बोल बोल के ये क्या पाना चाहता है। अब तो लोगों ने पॉलिटिशियंस की बात सुनना भी बंद कर दिया है, दौड़ा दौड़ा के मारते भी हैं। अब तो वो दिन लद गए, लेकिन फिर भी मूर्खों की एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो रैलियों में शामिल होती है, जो इन मूर्खों की बात सुनती है। और चुनावी राजनीति ने पूरे संस्कृति का बंटाधार कर दिया है। आप अच्छी हवा नहीं रह गई आपकी, प्रदूषण में आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अच्छा पानी नहीं रह गया, बनारस का भूजल गिर गया है, हर तरीके से आप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन सीना फुलाए हैं। 100 जूता खा के भी तमाशा घुस के देखने की आदत है। लात जूता खाते रहेंगे, लेकिन जगत गुरु बने रहेंगे और धर्म की नगरी के हम मसीहा बने रहेंगे। वास्तव में बनारस में जो आदमी गरीब है और दुखी है, उससे कभी पूछा नहीं गया कि धर्म की नगरी। वो कहेगा भैया ये नरक है जहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ, लेकिन और ये नरक है जहाँ कोई विकास उकास नहीं है। सड़कों पे यहाँ से जा कर के आप एयरपोर्ट चले जा रहे हैं, वाह बहुत विकास हो गया। कितने लोग को एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब ड्रामा बढ़िया है। विकास के नाम पे नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, सब मिलजुल के पैसा कमाएंगे, खूब पैसा चबाएंगे। नए प्रोजेक्ट नया पैसा,
बीएचयू में कई हज़ार करोड़ रुपए आता है, और बेहूदगी ये है कि वेंटिलेटर नहीं है। हद बेहूदगी है। कितने सैकड़ों बच्चे हर महीने, हज़ारों बच्चे मरते हैं इन बेहूदों के वेंटिलेटर न होने के कारण। और क्या होता है पैसा, कहाँ जाता है? मकान की पुताई में, और फलाना पेड़ काट दो, चंदन का पेड़ काट के बेच दो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में। क्या क्या नरक है वहाँ। पुरुष लोग जो बना के जाते हैं ना, फिर उस पर पूरी फौज बैठ करके खूब मज़ा काटती है। सब विलासिता के अड्डे हैं और डिग्री बांटने के। लेकिन आखिरकार क्यों आपके पास वेंटिलेटर नहीं है? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इतना पैसा आ रहा है फंड का, दारू का भट्ठा खोले हुए हैं आप, दारू के भट्ठे से इतना पैसा कमा रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं आप? फिर उसको एनजीओ को दे रहे हैं, एनजीओ वालों को दे रहे हैं कि लो तुम दारू छुड़ाओ। एक और आप भट्ठा से पैसा कमा रहे हैं, दूसरी ओर एनजीओ को बांट रहे हैं। एक तमाशा बंद करिए। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ बच्चे की मौत, उसका चेहरा दिख रहा है। बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। और जब दूसरे का दर्द अपना बन जाता है, क्या बताया जाए। बहुत सारी बातें हैं, सोच रहा हूँ रोज़ रोज़ बनारस पे कुछ बोलूँ, लेकिन समस्या यह है कि आपको अगवा कर लिया जाएगा। कुछ लोग जिनके न्यस्त स्वार्थ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो लोग चाहते हैं कि जनता कहीं समझदार ना हो जाए, ये बात लोगों को पता न चल जाए। अभी तो सड़कें दिखा के और फला मंदिर का उद्धार करके अभी आप फिटफाट अपने को खड़े हुए हैं, तब तक पता चला कोई रोता हुआ आ गया। जिस दिन पंडित नेहरू भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करने गए थे, उसी दिन 3 लोग मर गए थे, मजदूर। ये बात नहीं उठाई गई थी। लेकिन भारत किसका और इंडिया किसका है? इंडिया बनाम भारत का ये लड़ाई है। चमचमाते शहर की कालीन उठाइए, उसके नीचे धूल में दबे हुए बच्चों के चेहरे मिल जाएंगे। मेरे दिल में बहुत दर्द है, क्या करूँगा पता नहीं। शुक्रिया, गुड नाइट। परेशान करने के लिए सॉरी।